हाय और गुड मॉर्निंग टू ऑल। एज यू नो कि हम साथ में भारतीय साक्षर अधिनियम 2023 से उन सभी टैक्टिक्स को देख रहे हैं जिससे कि हम भारतीय साक्षर अधिनियम के सभी चैप्टर्स एंड सेक्शंस को इजीली लर्न कर पाएँ, ताकि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जितने भी चैप्टर्स हैं एंड सेक्शंस हैं वो लर्न हो जाए। ठीक है, तो देखो अब तक हमने चैप्टर्स को लर्न करने के ट्रिक को देखा था एंड देन आफ्टर हमने जो हमारा सेक्शन 2 है दैट इज़ डेफिनेशन क्लॉज उसके लिए ट्रिक देख लिया था। तो आज हम जितने भी सेक्शंस हैं थ्रू आउट द सेशन उनको कैसे इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ जब भी हमारे प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स में अगर डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड पूछता है तो उसके लिए ये सेशन होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। भारतीय साक्षर अधिनियम 2023 से उन सभी सेक्शंस को लर्न करने की ट्रिक जो कि हमारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो देखो आप जानते हुए हो कि जो हमारा भारतीय साक्षर अधिनियम है इसमें टोटल 170 सेक्शंस है। ठीक है, जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो आप इनको देख सकते हो ये सभी कितने बड़े बड़े हैं। ठीक है, तो मैंने इनसे करा क्या है कि मैंने सेपरेट किया है उन की वर्ड्स को जिसको हम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बस प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, ठीक है, ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम में वर्क करेगा कि अगर हमें ये की वर्ड्स मान लो दिख गए तो हमें डायरेक्ट पता चल जाए कि ये किस सेक्शन से है। ठीक है, तो ये सीरीज पूरा उसी को लेकर है। आप देख लो कितने बड़े बड़े यार ये सेंटेंस वाइज दे रखा है ना सारे सेक्शंस। तो कीवर्ड विल बी द की टू आइडेंटिफाई द सेक्शंस ईजली, है ना, ताकि जितने भी डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाए प्रीलिम्स एग्जाम में तो वो टिक हो, मतलब करेक्टली टिक हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये ट्रिक है ये मेंस में काम नहीं आएगा क्योंकि मेंस इज ऑल अबाउट राइटिंग। तो ये प्री पॉइंट्स ऑफ व्यू से है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो आप जब भारतीय साक्षर अधिनियम देखोगे तो पार्ट वन जो है आपका उसमें सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 दे रखा है। ठीक है, तो सेक्शन 1 सभी को पता ही होता है। सेक्शन 1 हमारा क्या है, शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। सेक्शन 2 में आपका डेफिनेशन क्लॉज आता है। हमने अर्लियर इसको देखा था, तो यहाँ पे एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो इसको लर्न करने की ट्रिक क्या है, ए कोड, मैंने तुझे कॉन्क्लूसिव प्रूफ दिया फिर भी तुमने डिसप्रूव कर दिया। ठीक है, ए कोड, ए में कोड हो जाएगा, मैंने तुझे कॉन्क्लूसिव प्रूफ दिया फिर भी तुमने डिसप्रूव कर दिया। ठीक है, तो ए बी सी तक ये पोयम याद रखो। बाकी जो डी है सब अल्फ़ाबेट फॉर्म में है। ठीक है, डी में डॉक्यूमेंट हो जाएगा, ई में एविडेंस हो जाएगा, एफ फॉर फैक्ट हो जाएगा। जी में देखो गर्ल को फैक्ट को लेके काफ़ी इश्यू होता है, जी फॉर गर्ल होता है ना, तो फैक्ट इन इश्यू को तुम ऐसे देख लो कि गर्ल जो है उनको फैक्ट में काफ़ी इश्यू होता है। तो जी में आपका 2 के क्लॉज जी में आपका फैक्ट इन इश्यू हो जाएगा। एच हमने देखा था, एच में ही में प्रिज्यूम, है ना, ही में प्रिज्यूम है। ठीक है, ही में प्रिज्यूम। और एल में क्या है, एल में देखो एल लास्ट में आएगा ना यार, एल से कुछ भी ऐसा मिलता जुलता नहीं है सेल प्रिज्यूम से। सेल प्रिज्यूम से एल ही मिलता है। ठीक है, सेल प्रिज्यूम से एल ही मिलता है। ठीक है, तो 2 क्लॉज एल में याद रखना सेल प्रिज्यूम होगा। मैंने फर्दर आपको बताया था एच में होगा ही मे नॉट, ही मे प्रिज्यूम, ही मे प्रिज्यूम है। ठीक है, प्रिज्यूम। आई एम नॉट प्रूव्ड देन प्रूव्ड। के में जो होगा वो रिलेवेंट है ना, रिलेवेंट दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने रिलेवेंट फैक्ट लिख रखा है, बट के जो है वो फॉर रिलेवेंट। तो आप के को जब देखोगे तो के थोड़ा थोड़ा आपको आ जैसा दिखता है। ठीक है, के थोड़ा थोड़ा आ जैसा दिखता है ना यार, अगर ये के को ऐसे मिला दो तो हमेशा याद रखना के में होगा रिलेवेंट, आज से आएगा क्योंकि के आ जैसा दिखता है। ठीक है, एल में सेल प्रिज्यूम होगा। ठीक है, तो ये हमने पार्ट 1 के जितने भी सेक्शंस है दैट इज सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 उनको लर्न कर लिया। अब देखो पार्ट 2 हमारा सेक्शन जो है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट है, सेक्शन 3 क्लॉज, सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 50 तक। रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट हमारा कहाँ से कहाँ तक है, सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 50 तक। ये पार्ट 2 में दे रखा है। तो देखो मैंने पहले ही बोला था कि मैंने सभी कीवर्ड्स को सेपरेट करा है, तो आप बस पोएम फॉर्म में सुनते जाओ।
तो देखो सेक्शन 3 में ये दे रखा है कि आप जो एविडेंस दे सकते हो वो या तो फैक्ट इन इश्यू का दे सकते हो या तो रिलेवेंट फैक्ट का दे सकते हो। तो सेक्शन 3 इज लाइक तीन तिगाड़ा काम बनाऊँ ऐसा। अगर आप एविडेंस दोगे तो बस रिलेवेंस फैक्ट इन इश्यू का दोगे एंड रिलेवेंट फैक्ट्स का दोगे, ठीक है। अब सेक्शन 4 से आ जाओ, ठीक है। 4 में दे रखा है सेम ट्रांसैक्शन, ठीक है। 4 में सेम ट्रांसैक्शन है। अगर सेम ट्रांसैक्शन वाला कोई भी कीवर्ड आपको इंटायर भारतीय साक्ष्य अधिनियम दिख जाए तो आप समझोगे कि वो सेक्शन 4 से है। तो सेक्शन 4 से लेके 8 तक आप देखो। मान लो अगर आप कोई पार्टी के लिए सेम ट्रांसैक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो आपने सेम ट्रांसैक्शन कर दिया। 5 को हमारा ओकेजन हुआ, पर ओकेजन में कुछ तो हुआ होगा, ठीक है, इसीलिए 6 को लोगों ने मोटिव और प्रिपरेशन बनाया। 7 को मतलब 6 को ही इनसे जो भी मोटिव प्रिपरेशन को अंजाम देने वाला कांड था उन्होंने ये कर दिया। 7 को अब इनको एक्सप्लेन कर देना पड़ेगा, ठीक है। फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन, 7 को इन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इन्होंने कैसे कॉन्स्पायर किया, ठीक है। 8 में है कॉन्स्पिरेटर, 8 रेटर, रेटर। एक बार फिर से आप देखो, आपने लाइक प्लान बनाया था कि हम सेम ट्रांजैक्शन करेंगे 4 को, 5 को फिर ओकेजन पे जाएंगे, ठीक है। बट 6 को आप लोगों ने मोटिव और प्रिपरेशन बनाया एंड उस मोटिव और प्रिपरेशन से किसी काम को अंजाम दे दिया जिससे कि आप पे एलिगेशन लगे। तो 7 को आपको वो सारे फैक्ट जो नेसेसरी है उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 8 को पुलिस को ये पता चलेगा कि आप कॉन्स्पिरेटर हो, है ना। रेटर, रेट रेट 8 आ रहा है ना, कॉन्स्पिरेटर वाला जो सेक्शन होगा, मतलब आइडेंटिफाई करने के ऐसे वर्ड देंगे। ऐसे सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन अगर आ गया तो आप समझ लेना कॉन्स्पिरेटर 8 में है। अब 9 में देखो, 9 में बोल रहा है व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलेवेंट बिकम्स रिलेवेंट, है ना। तो देखो सेक्शन 8 में आपने देखा था कि कॉन्स्पिरेटर 8 आ रहा है ना, रेटर। तो कॉन्स्पिरेटर अगर करके कोई भी और टर्म आए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में डायरेक्ट सेक्शन बेस से, तो आप समझोगे वो सेक्शन 8 से है। तो आप कॉन्स्पिरेटर हो, तो उसके बाद आप ऐसे फैक्ट को बता रहे हो, ठीक है, जो रिलेवेंट नहीं है तो वो रिलेवेंट हो जाएगा। कॉन्स्पिरेटर के बाद अगर आप कोई ऐसे फैक्ट को बताते हो जो रिलेवेंट नहीं है फिर भी वो रिलेवेंट हो जाएगा, तो वो 9 में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अगर आप कॉन्स्पिरेटर सिद्ध हो गए हो, ठीक है, तो आप 10 रुपये दे सकते हो, 10 रुपये का अमाउंट दो और अपने सूट्स फॉर डैमेज के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 10 रुपये, 10 रुपीज़ अमाउंट, ठीक है, इसको 10 को समझना, 10 रुपीज़ से सेक्शन 10 में अमाउंट दे रखा है, ठीक है। क्यों? सूट फॉर डैमेज के लिए। सेक्शन 10 में क्या है, 10 से समझो 10 रुपये का नोट, ठीक है, अमाउंट। अब 11 में देखो राइट्स एंड राइट्स और कस्टम को बताया गया है। सेक्शन 11 में राइट्स और कस्टम वाले जो भी मतलब कोई ऐसा सेक्शन दिखे जिसमें राइट्स और कस्टम दिखे तो आप सेक्शन 11 पे टिक कर देना। 12 में बताया गया है स्टेट ऑफ माइंड, है ना। स्टेट ऑफ माइंड आर बॉडी ऑफ बॉडली इंजरी। तो आप समझो कि यादवों का जो दिमाग है वो कब स्टार्ट होता है, कब चालू होता है, 12 बजे के बाद। तो 12 में आपका आ जाएगा स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। स्टेट ऑफ माइंड को आप यादवों से रिलेट करके पढ़ना कि यादवों का दिमाग 12 बजे के बाद चलता है, ठीक है। स्टेट ऑफ माइंड 12 में है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा सेक्शन दिखे जिसमें स्टेट ऑफ माइंड लिखा हो तो सेक्शन 12 पे आ जाएगा। सेक्शन 13 एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। सेक्शन 13 में समझो 13वीं हो गई। एक्सीडेंट हुआ, इंटेंशनल एक्सीडेंट हुआ, चाहे इंटेंशनल हुआ हो चाहे कैसे भी, तो उसमें किसी का डेथ काज कर हो गया होगा तो 13वीं हो गई होगी, ठीक है। 13 में एक्सीडेंटल और इंटेंशनल है। 14 में क्या है, कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। कोर्स ऑफ बिजनेस आप 14 समझो ना, कोर्स ऑफ बिजनेस। 14 में क्या है, कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। कोर्स को आप इंटरकोर्स भी समझ सकते हो, तो 14 में कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एडमिशन 15 से 25 डिफाइन है, तो आप 15 रुपये दो, उसमें आपको बताया जाएगा कि एडमिशन कैसे मिलेगा, ठीक है।
एडमिशन क्या होता है 15 रुपये दे के तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो सेक्शन 15 में एडमिशन डिफाइंड है। सेक्शन 16 में ये डिफाइंड है कि एडमिशन जो है, मतलब सेक्शन 15 में आपको ये बताया जाता है कि आप 15 रुपये लाओ तो आपको एडमिशन के बारे में बताया जाएगा। सेक्शन 16 में ये बताया जाएगा कि आप किसी भी प्रोसीडिंग में, है ना, सेक्शन 15 में ये बोला जाएगा कि आप 15 रुपये लाओ तो आपको एडमिशन बताया जाएगा कि क्या होता है। 16 में बताया जाएगा कि आप किसी भी प्रोसीडिंग के लिए जो एडमिशन है उसके लिए पार्टी का होना मैंडेटरी है, पार्टी या एजेंट का होना मैंडेटरी है। ये सेक्शन 16 में बताया गया, ठीक है। 15 में बताया गया कि 15 रुपये लाओ तो एडमिशन मिलेगा। 16 में बताया गया है कि आप पार्टी को लाओ या एजेंट को लाओ तब किसी भी प्रोसीडिंग में आपको एडमिशन मिलेगा। 17 में बताया गया है पोजीशन, ठीक है। 17 में पोजीशन बताया गया है अगेंस्ट पार्टी टू सूट, ठीक है। अगर कोई ऐसा सेक्शन दिखे जिसमें आपको अगेंस्ट पार्टी टू सूट दिखे, अगेंस्ट 17 क्या है, 17 मतलब शत्रु, 17 का मतलब होता है शत्रु मतलब दुश्मन। तो जो दुश्मन होता है वो तो अगेंस्ट ही तो होता है, ठीक है। तो अगर कोई अगेंस्ट पार्टी टू सूट है तो वो 17 में आ जाएगा। 18 में क्या है, तो 18 में देखो, 17 में आप शत्रु हो, किसी भी पार्टी टू सूट के अगेंस्ट हो ना, 17 में शत्रु हो, ठीक है। तो फिर 18 में आप क्या करोगे, उसको एक्सप्रेसली उस सूट को कन्फर करोगे, ठीक है, कि कौन है मेरा दुश्मन, कौन है पार्टी टू सूट, ठीक है। 19 में आप क्या करोगे, 15 में आपने एडमिशन लिया, ठीक है। 16 में 15 में आपको बोला गया कि आप 15 रुपये दो तो आपको बताया जाएगी कि एडमिशन क्या होता है ना, एडमिशन की डेफिनेशन बताई जाएगी। 16 में आपको बताया जाएगा कि आपको एडमिशन जो है किसी भी प्रोसीडिंग में आपको बाई पार्टी या फिर उसके एजेंट द्वारा मिलेगा, ठीक है। 17 में बताया गया शत्रु अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट पार्टी टू सूट, शत्रु हो, ठीक है। अगेंस्ट जो होता है वो शत्रु ही होता है, तो पार्टी टू अगेंस्ट पार्टी टू सूट 17। 18 में देखो, अगर आप पार्टी टू सूट के अगेंस्ट हो तो उसमें एक्सप्रेसली रेफ़र करोगे कि कौन आपका पार्टी टू सूट है, उसको क्लियर करना चाहोगे ना, क्योंकि आप शत्रु हो। 19 में है कि आप 19 रुपये लाओ, अब 15 रुपये में आपने एडमिशन लिया, 19 रुपये लाओ प्रूफ ऑफ एडमिशन के लिए, ठीक है। 19 रुपये की रसीद कटेगी, 19 रुपये की रसीद कटेगी प्रूफ ऑफ एडमिशन के लिए। 20 में आपसे बोला जा रहा है कि आपका जो ओरल एडमिशन हुआ है, ठीक है, 19 में प्रूफ ऑफ एडमिशन लगेगा। क्यों, क्योंकि आपका जो एडमिशन हुआ था वो ओरली हुआ था, ठीक है। एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट आर रिलेवेंट, ठीक है। 20 में 2020 गेम आपके साथ ये खेलना चाहते हैं, ठीक है। सेक्शन 19 में ये क्या कर रहा है कि आपकी 19 रुपये की रसीद कटी थी, ठीक है, उसको ला के बताओ। 20 में ये बोलेंगे कि आपको जो प्रूफ ऑफ एडमिशन है वो इसलिए दिखाना पड़ेगा क्योंकि आपने जो एडमिशन लिया था ओरली लिया था, कि चलो मेरे बच्चे का 20 तारीख को आप आए, आपने अपने बच्चे का एडमिशन ओरली ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन 20 में क्या है, ओरल एविडेंस, ठीक है, बिना डॉक्यूमेंट के वो रिलेवेंट हो जाएगा, ठीक है। 21 में क्या है, 21 समझो फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स किसके लिए है, सिविल लोगों के लिए है ना, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स सभी के लिए हैं। तो सेक्शन 15 में ये बताया गया है कि एडमिशन कैसे होगा। सेक्शन 21 में क्या बताया गया है, एडमिशन इन सिविल केसेस, ठीक है। सिविलियन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स वगैरह मिलते हैं ना, तो सेक्शन 21 में से आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से समझो एडमिशन इन सिविल केसेस जो है वो सेक्शन 21 में आएगा, ठीक है। यहाँ पे 22 में क्या है, दो और दो मिलके एक दूसरे को थ्रेट दे रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, कोअर्सन कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं। दो और दो मिलके क्या कर सकते हैं, थ्रेट कर सकते हैं, एक दूसरे को इंड्यूस कर सकते हैं, कोअर्सन कर सकते हैं, प्रॉमिस कर सकते हैं, ठीक है। 23 में अगर आपने किसी को थ्रेट किया तो आप कन्फेशन दोगे, आपने किसी को थ्रेट किया, इंड्यूस दिया या फिर कोअर्सन करा, दो और दो मिलके थ्रेट कर रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं, कोअर्सन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने 2 और 2 मिलके ऐसा करा तो उसके जस्ट बाद ही आप क्या करोगे, कन्फेशन दोगे पुलिस ऑफिसर को कि आपने ये जो थ्रेट है, इंड्यूसमेंट है, कोअर्सन है वो क्यों किया, ठीक है। 24 में जो फिर पुलिस क्या करेगी, आपके कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन को कंसिडर करेगी, ठीक है।
पुलिस जो है आपके, देखो 22 में क्या हो रहा है, सेक्शन 22 में दो दो लिखा है, तो दो लोग मिलके ही क्या करते हैं, दो लोगों के बीच में ही होता है ना, दो और दो के लोगों के बीच में ही थ्रेट होता है, इंड्यूसमेंट होता है, कोवर्शन होता है, ठीक है, या फिर प्रॉमिस होता है। बट अगर आपने थ्रेट, इंड्यूसमेंट एंड कोवर्शन दिया तो आपको अगले दिन कन्फेस करना पड़ेगा किसे, पुलिस ऑफिसर को, ठीक है। फिर उसके बाद पुलिस ऑफिसर जो है कंसिडर करेगी कि आपका जो कन्फेशन है वो प्रूव्ड हुआ कि नहीं, ठीक है। 24 में, 25 में बोलेगी स्टॉप, ठीक है, 25 में बोलेगी स्टॉप, स्टॉपेल है, ठीक है, स्टॉप, स्टॉपेल से याद रखें, स्टॉप 25 में है। 26 में क्या है, 26 में बोलेगा कि अरे आप देखो 13 तारीख को 13वीं हुई थी, क्यों 13 तारीख को 13वीं हुई थी, क्यों, क्योंकि आपका एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, एक्सीडेंटल और इंटेंशनल हुआ था, ठीक है। तो 13 तारीख को 13 दिन बाद यानी कि 26 को फिर से कोई डेड आर कैन नॉट बी फाउंड, ठीक है। 26 को फिर से कोई किसी की डेथ हो गई, ठीक है, और या तो डेथ हो गई या तो वो कहीं भाग गया या फिर उसे पाया नहीं जा सकता, ये 26 में आ जाएगा। 27 में देखो क्या आएगा, सेक्शन 27 में रेलेवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस फॉर प्रूविंग, ठीक है। यहाँ पे रेलेवेंसी तो 26 को आपका डेड हो गया, ठीक है। 13 को क्या हुआ था, एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, 26 को क्या हुआ, डेड हुआ या फिर आपकी बॉडी को नहीं पाया जा सका, ठीक है। तो 27 में क्या होगा, 27 में रिलेवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस, मतलब 27 में आपका मेंशन्ड है रिलेवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस, ठीक है, क्योंकि डेड हुआ तो कैसे हुआ वो रिलेवेंसी दिखाएंगे ना सर्टेन एविडेंस से। अब देखो 28 में क्या है, सेक्शन 28 में आपका इंट्रीज इन बुक्स ऑफ अमाउंट ऑफ अकाउंट व्हेन रिलेवेंट, सेक्शन 28 में बताया गया है इंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन रिलेवेंट, ठीक है। तो आपने सेक्शन 10 में देखा था अमाउंट, ठीक है, अमाउंट फॉर सूट ऑफ डैमेजेस देखा था, ठीक है। तो सेक्शन 10 में देखा था, तो यानी कि 10 रुपये में आपको अमाउंट मिल गया सूट फॉर डैमेजेस का। 28 तारीख को आप इंट्रीज लेके पहुंच गए, ठीक है, बुक ऑफ अकाउंट में जो कि रिलेवेंट है। 29 में आपसे बोला गया है पब्लिक रिकॉर्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, 29 में बोला गया पब्लिक रिकॉर्ड क्या है या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या है, ठीक है। 30 में बोला गया रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट, मतलब अगर आपको थ्रू आउट द सेक्शन अगर आपको कहीं मैप, चार्ट एंड प्लान दिखा रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, तो आप उसको सेक्शन 30 में मानोगे। नाउ सेक्शन 31 में फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर, फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर क्या है, सेक्शन 31 में है। फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर सेक्शन 31 में है। सेक्शन 32, सेक्शन 32 को मान लो मेरा 32 जो है मेरा रोल नंबर था, ठीक है, 32 मेरा रोल नंबर था, इसलिए 32 में क्या है, एनी लॉ कॉन्टेंट इन लॉ बुक, मैं किसी क्लास में पढ़ता हूँ तो उस क्लास का पोर्शन हो, दैट इज़ कि मैं उस क्लास में कंटेंट करता हूँ तो इसको मैं प्रूव कर सकता हूँ बाई इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म से क्लास का पिक्चर लेके, ठीक है। तो सेक्शन 32 में क्या है, कोई भी लॉ जो कंटेंट है लॉ बुक में इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म, वो सेक्शन 32 में आ जाएगा, ठीक है। सेक्शन 31 में क्या देख रहे हैं लोग, आपका फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर देख रहे हैं। 32 में देख रहे हैं कि कोई भी लॉ कंटेंट है लॉ बुक में, ठीक है, उसको भी रिलेवेंसी माना जाएगा। सो आज के लिए इतना इनफ है, आगे हम यहाँ से करेंगे, मैं बोर हो गया।